धौलपुर नामक गांव बहुत छोटा सा कम आबादी वाला गांव था। कुछ गांव के आसपास कुछ और छोटे छोटे गांव भी लगते थे। धौलपुर गांव के लोग अपना काफी सामान दूसरे गांव में बेचने जाया करते थे। गांव के स्टेशन के पास ही राघव नाम के एक व्यक्ति की सराय थी, जिसमें वहां आने जाने वाले लोग अक्सर रुका करते थे। कुछ दिनों के लिए काम पर आए लोग राघव की सराय में कमरा किराए पर लेते और काम हो जाने पर वहां से चले जाते। राघव की सराय काफी अच्छी चलती थी। स्टेशन के पास ही होने के कारण वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। सराय में रुकने वाले मुसाफिरों के लिए राघव ने वहीं खाने पीने और चाय का भी इंतजाम कर रखा था। इस तरह उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। धौलपुर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव किशनगढ़, जहां पर एक परिवार जिसमें राधु अपने 2 बेटों के साथ रहता था। राधु का बड़ा बेटा एक अच्छे सरकारी ओहदे पर कार्यरत था और छोटा बेटा भी अपने कृषि विभाग में एक वर्कशॉप के लिए धौलपुर के लिए निकल रहा था। पिताजी, मैं 2 से 3 दिन में धौलपुर से वापस आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, ख्याल रखना अपना और पहुंचकर फोन कर देना, ठीक है? उसके बाद गुंजन धौलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरता है और स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास रहने के लिए ठिकाना ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर राघव की सराय पर गई। गुंजन राघव के सराय में आता है और उससे पूछता है, भैया, मुझे कुछ दिनों के लिए एक कमरा किराए पर चाहिए। मैं अपने घर से दूर काम के लिए निकला हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रुकना है। क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? जी, आज ही मेरे पास एक कमरा खाली हुआ है। आप जब चाहें वो कमरा ले सकते हैं। कमरे का भाड़ा क्या होगा? देखिए, वैसे तो एक दिन का 500 लेता हूँ, परंतु यदि आप अधिक दिन रुकना चाहते हैं तो महीने का 8000 होगा और उसमें आपको 2 वक्त का खाना और चाय भी नीचे कैंटीन में मिल जाएगी। गुंजन को ये सौदा सही लगता है और वो कमरा किराए पर ले लेता है। एक शाम को जब गुंजन अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी 2 आदमी उसके कमरे के सामने से बहस करते हुए जा रहे थे। गुंजन को कुछ गड़बड़ लगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। वो उनका पीछा करते हुए नीचे के कमरे में चला गया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी अचानक उनमें से एक आदमी ने गुंजन को देख लिया और गुंजन का पीछा करने लगा। गुंजन अपने कमरे की तरफ भागा और कमरे में पहुंचकर किसी को फोन पर कुछ बता रहा था। उसी समय पीछे से एक काला कपड़ा उसके सिर पर आ गिरा और उसका कत्ल हो गया। अचानक उसकी सराय में एक कत्ल हो जाता है। सारे गांव में हड़कंप मच जाती है, क्योंकि आज से पहले वहां ऐसा हादसा नहीं हुआ था। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे भाई, सुना है राघव की सराय में कल किसी का कत्ल हो गया। ये अनहोनी इस गांव में कैसे हो गई भाई? आज तक तो ऐसा कोई हादसा हमारे गांव में नहीं हुआ। पता नहीं क्या माजरा है। पुलिस उस सराय में आकर वहां का पूरा मुआयना करती है। जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ वो 2 दिन पहले उस सराय में रहने के लिए आया था और अपने कमरे में ही मरा हुआ पाया गया। पुलिस उस सराय में रहने वाले से तफ्तीश करती है। जिस दिन इसका कत्ल हुआ, क्या आप में से किसी ने अलग सी बात नोटिस की? उस सराय में रहने वाले लोग तो 2-4 दिनों के लिए ही वहां रुकते थे, तो इसलिए कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। उन लोगों से किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पाता। 5 दिन पुलिस काफी तरह के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, परंतु कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाता। पुलिस इंस्पेक्टर राघव से पूछती है, ये व्यक्ति कौन था और कहां से आया था? आपकी सराय में कत्ल हो गया है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे यहाँ तो लोग 2 या 4 दिन के लिए ही आते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो महीना भर तक रुकते हैं। ये व्यक्ति भी 2 दिन पहले ही सराय में आया था
मैंने उससे उसका नाम और पता पूछकर रजिस्टर में लिख लिया था। बस उसे 2 दिन बाद ही चले जाना था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ तफ्तीश करना सही नहीं समझा। रात में आपकी सराय में कोई चौकीदार होता है क्या? यदि कोई सराय के अंदर घुसता है तो उसका पता कैसे चलेगा? देखिए साहब, ये तो छोटा सा गांव है और यहाँ आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए चौकीदार या सिक्योरिटी रखने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, मैंने एक नौकर रखा है जो कि कैंटीन में सबको खाना खिलाने के बाद सराय का दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा देता है, तो इसलिए बाहर से किसी के आने की तो कोई आशंका नहीं है। अब कोई दीवार फांद कर सीधा इस आदमी के कमरे में चला गया हो, क्या पता कोई इसका कोई पुराना दुश्मन हो, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पुलिस काफी दिन तक कई तरह के सुराग इकट्ठा करने की कोशिश करती है, परंतु कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाता। जब गांव की पुलिस इस केस को नहीं सुलझा पाती तो ये केस गांव से बाहर जिले के थाने में जाता है। वहां से इंस्पेक्टर राजन को ये केस सौंपा जाता है और उन्हें अब तक की हुई पूरी जानकारी के बारे में बता दिया जाता है। इंस्पेक्टर राजन ड्यूटी पर जाने से पहले अपने अफसर से बात करते हैं। देखिए, मुझे इस केस के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है उससे कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। मुझे इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप वहां जाकर रहना होगा, जिससे कि मैं वहां के माहौल से अवगत हो पाऊं। राजन अगले ही दिन ड्यूटी पर निकल जाते हैं। वो राघव की सराय में पहुंचते हैं और उससे बिना बताए कि वो एक इंस्पेक्टर है, एक साधारण व्यक्ति के रूप में उससे एक कमरा किराए पर लेते हैं। देखिए, मुझे कुछ दिनों के लिए एक कमरा किराए पर चाहिए। जी ठीक है, आप अपना नाम और पता रजिस्टर में लिख दीजिए, मैं आपको कमरे की चाबी दे देता हूँ। इस तरह वे इंस्पेक्टर राघव से कमरे की चाबी लेकर अंदर चला जाता है। इंस्पेक्टर अपने कमरे से हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखता है और सराय में होने वाली सभी गतिविधियों को गौर से देखता है। इंस्पेक्टर राजन देखता है कि रात में 9 बजे के बाद एक व्यक्ति सराय से बाहर निकल रहा है। खाना खाने के बहाने राजन कैंटीन में जाकर वहां के नौकर छोटू से कुछ पूछताछ करता है। छोटू, वाह भाई, तुम खाना तो बहुत ही अच्छा बनाते हो। कब से नौकरी कर रहे हो यहाँ पर? जी मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो गए। मैं जब से अपने गांव से यहाँ आया तभी से राघव भैया के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ, रात को काफी देर तक नीचे से आवाजें आ रही थी, यहाँ क्या चल रहा था? जी राघव भैया और कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं वो कभी कभी गपशप लगाने और सिगरेट वगैरह पीने के लिए यहाँ बैठते हैं। बस वही इधर उधर की बातें चल रही थी। ये राघव भैया के परिवार में और कौन कौन है? जी मैंने तो कभी उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा। मैं जब से यहाँ आया हूँ वो यहीं रहते हैं और उनके अलावा उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ आता जाता नहीं दिखा। राजन छोटू से बात करने के बाद ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, यदि मुझे किसी बात का पता लगाना है तो मुझे छुपकर उस समय इनकी बातें सुननी होंगी जब ये लोग गपशप लगाते हैं। करीब 1 घंटे बाद कोई आदमी मुंह पर चादर लपेटे हुए सराय में घुसता है और सीधा नीचे कैंटीन में चला जाता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राजन छुपकर उन लोगों की बातें सुनने लगता है। वह लोग सिगरेट का कश लगाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। राघव भी बैठा था। राजन ने जिस व्यक्ति को 9 बजे सराय से बाहर जाते हुए देखा था और मुंह पर चादर लपेटे वापस आते हुए देखा, उसे कदकाठी से वो राघव ही लगा। अगले दिन राजन राघव से बात करता है। अरे भाई, मैंने सुना है आप लोग रात में खूब गपशप लगाते हैं और ताश की बाजी भी होती है। मैं भी रात में बोर हो जाता हूँ। अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को सराय में वापस आने पर मैं भी आप लोगों के साथ बैठूंगा। जी जी जरूर। हम लोग तो अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर साथ में बैठकर खेल लेते हैं। आप भी आ जाइएगा। शाम को राजन अपने कमरे में बैठा था।
तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे से किसी के खांसने की आवाज आई। राजन तुरंत बराबर वाले कमरे में देखने गया कि किसी को उसकी मदद की आवश्यकता तो नहीं। उस कमरे में एक व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ था और जोर जोर से खांस रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इस पर वो व्यक्ति बोलता है, टेबल से मेरी दवाई उठा दो। राजन जैसे ही टेबल के पास दवाई ढूंढता है तो उसे एक सफेद सी पुड़िया दिखती है जिसमें पाउडर जैसा कुछ लिपटा हुआ था। राजन को वो देखकर कुछ शक सा होता है। वो पुड़िया को चुपचाप अपनी जेब में डाल लेता है और उस आदमी को दवाई देकर वहां से निकल आता है। राजन उस सफेद कागज की पुड़िया को खोलकर जब पाउडर को चखता है तो उसे समझते हुए देर नहीं लगती कि ये नशे की कोई चीज है। उसे ये तो समझ आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, परंतु वो किससे पूछे? मौका देखकर वो छोटू के पास जाता है। छोटू यहाँ आओ, ये लो 50 रुपए, ये तुम्हारा इनाम है। धन्यवाद भैया। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। राजन छोटू को वो पुड़िया दिखाते हुए पूछता है। अच्छा बताओ, ये कहाँ मिलेगी? पुड़िया देखते ही छोटू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत घबरा जाता है। घबराहट में छोटू के हाथ से 50 का नोट भी नीचे गिर जाता है और वो कपकपी आवाज में राजन से कहता है, ये क्या है? मैं नहीं जानता कि ये कहाँ मिलेगी। उसकी घबराहट देखते ही राजन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और छोटू कुछ ना कुछ जानता भी है। राजन छोटू को धमकाते हुए पूछता है, देखो छोटू, जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो, वरना मैं गुनहगार को तो ढूंढ ही लूंगा और साथ में तुम भी फंस जाओगे। छोटू घबरा जाता है और राजन से कहता है, साहब आप कौन हो? मेरा नाम इंस्पेक्टर राजन है। साहब मुझे बचा लीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब काम तो राघव भैया करते हैं। क्या सराय का मालिक राघव ये सब काम भी करता है? तो कुछ दिन पहले जो कत्ल यहाँ हुआ था उसमें भी क्या उसका हाथ था? छोटू घबरा कर रोते हुए सब बोल देता है। साहब मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। राघव भैया सराय चलाने के साथ साथ ये गांजे का धंधा भी करते हैं। यहाँ पर रुकने वाले लोगों से दोस्ती करके पहले उन्हें मुफ्त में ये नशा कराते हैं, फिर जिनको उसकी लत लग जाती है वो लोग बाद में राघव भैया से वो नशे का पाउडर खरीद कर ले जाते हैं। उनका ये धंधा काफी समय से चल रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ एक व्यक्ति रुकने के लिए आया, उसे राघव भैया पर शक हो गया था। जब उसने राघव को पुलिस में शिकायत की चेतावनी दी तो राघव भैया ने रात में उसका कत्ल कर दिया। इस सराय में जो कत्ल हुआ है वो और कोई नहीं, मेरा छोटा भाई कुंजन था। मुझे इस केस की तह तक जाने के लिए एक आम आदमी की तरह यहाँ रहना पड़ा। आपका भाई? साहब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। राघव भैया ने हम सबको धमकाया हुआ था कि किसी को कुछ न बताएं। तो राघव ही असली गुनहगार है। दो गुनाह एक साथ। एक तो गैर कानूनी काम करता है, लोगों को नशे की लत लगाता है, और फिर अपना भांडा फूटने के डर से कत्ल भी कर देता है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। छोटू, तुम चिंता मत करो, तुमने अच्छा किया जो मुझे ये सब बता दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस अगले ही दिन राजन अपने पुलिस के कुछ साथियों के साथ सराय पर छापा मारता है और राघव को उस नशे के पाउडर के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। छोटू की गवाही पर राघव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में लंबी सजा होती है। इस तरह से इंस्पेक्टर राजन की बुद्धिमानी और हिम्मत से ये पेचीदा मामला खुल जाता है। राघव को जेल में लंबी सजा होती है और राजन छोटू को एक चाय की दुकान खोल कर देता है जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके।